गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम सभी लोग। अजीत, संदीप, सत्यपाल, बिश्नोई, रामरूप, संजीव, आशीष, किशन, रूबी, कुलदीप, प्रेम सागर, किशन, निर्वाण, अरुण, सरोज, रोहित, यश, जितने भी यहाँ पर लोग हैं भाई, आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। हाँ बिल्कुल, अरे मैं बात रिपीट कर रहा हूँ भाई दोबारे, है ना। जहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, है ना, जो मेरी क्लास होती है ना वो रात को 8 बजे ख़त्म होती है, जिसको मैं 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। और यहाँ तक आते आते कई बार ही ट्रैफिक मिलता है, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, जैसे आज हो गया। प्रॉब्लम ये है क्योंकि सुबह 7 बजे से लेके रात को, है ना, 10 बजे तक का जो टाइमिंग है वो लगातार क्लासेस का होता है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए यार, है ना। इट्स अ कॉमन ह्यूमन एरर। ये रिकॉर्डेड क्लास तो है नहीं ना कि बिल्कुल टाइम पर चल जाएगी। बस प्रॉब्लम यही है कि दूसरे क्लास से इस क्लास तक आने में ना थोड़ा सा समय लगता है, जो कि समय मेरे पास होता नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। पहले की एक बार चेक करवाना, बच्चे कह रहे हैं कि जो पहले की क्लास हुई है वो नहीं चल पा रही है ऐप में। मैं एक बार चेक करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन, जसमीत, राहुल, हर्ष, सुंदर, कुलदीप, कौजी, लोकेंद्र, आशु, राहुल, अंकुश, रजत, हो गए भाई। इतने नाम मुझे नजर आ रहे थे, बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तस्लीम, राघवेंद्र। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने 3 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं, 3 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सबसे पहला टॉपिक था हमारा। उसके बाद हमने पढ़ा डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, या मुगल साम्राज्य का पतन। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम उसी से संबंधित, इन्हीं तीनों टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, और जो फ्रीक्वेंटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स से संबंधित। मैं एक बार चेक करवा लूँगा भाई, जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल टीम है, मैं उससे एक बार ही चेक करवा लूँगा कि अगर वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अगर वो उसका पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करा देंगे तो डेफिनेटली मैं कोशिश कर सकता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन तो हम डेफिनेटली कर ही लेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। बिल्कुल, चलिए मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में, है ना, सारे क्वेश्चंस तैयार नहीं है। मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ विद ऑप्शंस, आपको, है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, है ना, कमेंट करके बताना होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने वो तीनों के तीनों टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करे हैं, अगर आपने वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से, आप गो थ्रू हो चुके हैं उनके,
तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उसी टॉपिक के क्वेश्चंस के। जी बिल्कुल, मैंने वही कहा कि मैं बिल्कुल अपनी जितने भी जो स्टडी मटेरियल जो मेकिंग टीम है मैं उसको डेफिनेटली कह दूंगा कि वो सबके पीडीएफ तैयार कर दें, और अगर वो पीडीएफ तैयार कर देंगे तो डेफिनेटली आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मैं एक दो दिन में कंफर्म कर दूंगा भाई। अगर मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस देने का स्कोप होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चंस ना तो लिखने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और ना ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से एज इट इज़, भाई देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मैथ्स का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, तो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो सकते हैं, सिर्फ संख्या को चेंज कर दिया जाएगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे हिस्ट्री में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो क्वेश्चन उसी के आसपास या उसी से मिलता जुलता कुछ आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है वो हमेशा एक यूनिक और एक नया क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम के लिए, क्योंकि जीएस में नए क्वेश्चंस का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। और मैथमेटिक्स में हम सब जानते हैं केवल आपको क्वेश्चन वही देना है, सिर्फ उसमें डिजिट्स चेंज कर देनी है, उसमें डेटा चेंज कर देना है, बस इतना सा फर्क होता है। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहला सवाल बोल रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, बीजापुर के किस शासक से गोवा को, या बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला सबसे पहला यूरोपियन कौन था, और हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु स्नैच्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। रिपीट होते हैं एमपी के क्वेश्चन, राजस्थान में पटकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घटना चक्र उठाइए, सारे के सारे क्वेश्चन रट डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं तो घटना चक्र उठाएं और फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन रट डालें। लेकिन ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है, सेम टू सेम और बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सवाल ये था, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु स्नैच्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला सबसे पहला यूरोपी कौन था। बिल्कुल 1000 रुपये के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर नहीं है, सिर्फ मेरी जबान पर है। बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क हमने पढ़ा था, तरुण का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर गलत आंसर भी कर रहे हैं। जी नहीं, घटना चक्र अंग्रेजी में भी आता है, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो सुन लें, घटना चक्र अंग्रेजी में भी आता है। बिल्कुल, बीजापुर के शासक का नाम था आदिल शाह, यूसुफ शाही आदिल शाह, लेकिन छीनने वाला कौन हुआ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हुआ। यूसुफ आदिल शाही जो सुल्तान था वो उस समय रूलर हुआ करता था बीजापुर का, लेकिन उस पर अधिकार सबसे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन दीजिए तब आंसर करेंगे। अगर, है ना, मैं ऑप्शन दूंगा तब आप आंसर करेंगे, है ना, इसका मतलब आप, है ना, चीज़ों को याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस भरोसे हैं कि जब ऑप्शन सामने होंगे तो हम पहचान लेंगे। हमेशा जब आप टॉपिक्स को तैयार करें
तो इस तरीके से तैयार करें कि आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलना चाहिए और आपका आंसर आपकी जबान पर होना चाहिए। तभी जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शंस को देखकर पहचान पाएंगे। अगला सवाल मैं आपको बता देता हूं। अगला सवाल है, विच पोर्ट वॉज फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्लैक पेपर? कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? और विच पोर्ट वॉज फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्लैक पेपर? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज भड़ौच, ऑप्शन बी इज मुसलीपट्टनम, ऑप्शन सी वॉज इज कालीकट एंड ऑप्शन डी इज सूरत। तो बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? सबसे पहला मैंने कहा भड़ौच, दूसरा मैंने कहा मुसलीपट्टनम, तीसरा मैंने कहा कोचिन और चौथा मैंने कहा सूरत। तो काली मिर्च के लिए इनमें से, सॉरी, तीसरा मैंने कहा कालीकट, कोचिन नहीं कालीकट, और चौथा मैंने कहा, बिल्कुल सही, ज्यादातर लगभग सारे के सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कालीकट वॉज फेमस फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्लैक पेपर। काली मिर्च के लिए ही या काली मिर्च के निर्यात के लिए ही सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था कालीकट, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके पास है, बिल्कुल सही, कालीकट, ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर घटना चक्र आपके सिटी में इंग्लिश मीडियम में आपको नहीं मिलती है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन से मिलेगी। तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा लीजिए, वो इंग्लिश में भी आती है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। और अगर भाई इंग्लिश में नहीं मिल रही है और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना है तो घबरा क्यों रहे हैं? हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल सेम है, सेम है बिल्कुल। इसके बाद अगला सवाल होता है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? और विच वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश शिप हु अराइव्ड या विच अराइव्ड इन इंडिया? तो बताइए भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज या सबसे पहला ब्रिटिश शिप कौन सा था? योर ऑप्शंस आर, मैं आपके ऑप्शंस पढ़ देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन ए इज फ्लावर वन, ऑप्शन बी इज रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी इज हिंदुस्तान या ऑप्शन डी इज एलिजाबेथ। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? पहला है फ्लावर वन, दूसरा है रेड ड्रैगन, तीसरा है हिंदुस्तान और चौथा है एलिजाबेथ। बिल्कुल सही, आधे लोग कह रहे हैं रेड ड्रैगन, आधे लोग कह रहे हैं साओ गैब्रियल। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा? सबसे पहला अंग्रेजी जहाज, और आप जानते हैं कि जो साओ गैब्रियल है वो अंग्रेजी जहाज नहीं था, वो पुर्तगाली जहाज था, वो तो वास्को डिगामा के जहाज का नाम था। इसीलिए ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? द रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। 5,000 रुपये जीत गए हैं आप। ज्यादातर लोगों ने रेड ड्रैगन बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बिल्कुल सही है, रेड ड्रैगन ही अंग्रेजों का सबसे पहला शिप था। ये देखो कुछ लालची लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जो कह रहे हैं इनाम के 5,000 रुपये जल्दी से भेजिए, है ना। इनाम तभी मिलेगा जब आप 7 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और मैं आपको 7 करोड़ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, डोंट वरी, है ना, क्योंकि मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है भैया।
जी नहीं, सभी डेट्स और ईयर याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखें जो डेट्स वगैरह है वो बहुत ही कम एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों अगला सवाल, विच ब्रिटिशर वॉज द स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज? कौन सा अंग्रेज यात्री फारसी और तुर्क भाषा का ज्ञानी हुआ करता था? जल्दी से बताएं। विच ब्रिटिशर ट्रैवलर या विच ब्रिटिश ट्रैवलर वॉज द स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेज? वह कौन सा अंग्रेज यात्री था जो फारसी और तुर्क भाषा दोनों का विद्वान था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी इज जॉन मिल्डेनहाल, ऑप्शन सी इज सर टॉमस रो एंड ऑप्शन डी इज कैप्टन वेस्ट। कौन होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब देवी और सज्जनों, बिल्कुल सही जवाब आपका, कैप्टन विलियम हॉकिंस इज द राइट आंसर। ये हम सब जानते हैं, जब केबीसी, जब कौन बनेगा करोड़पति का सबसे पहला सीजन हुआ था, तो उसी में सबसे जो आखिरी सवाल था 1 करोड़ रुपए के लिए, बच्चन साहब के द्वारा यही पूछा गया था और कैप्टन विलियम हॉकिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर क्या सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, बस कुछ लोग कैप्टन सर टॉमस रो आंसर कर रहे हैं। जी सर टॉमस रो नहीं, कैप्टन विलियम हॉकिंस होगा सही आंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वही तो जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था, क्योंकि उसे पर्शियन भी आती थी और तुर्क भाषा भी आती थी। अगला सवाल है दोस्तों, यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। सवाल है, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? एज पर विच ट्रिटी द फ्रेंच पीपल रिटर्न्ड मैड्रास टू द ब्रिटिशर्स? दोबारा से सुन लीजिए, किस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था और एज पर विच ट्रिटी द फ्रेंच पीपल रिटर्न्ड मैड्रास टू द ब्रिटिशर्स? योर ऑप्शंस आर, सबसे पहला ऑप्शन है ए ला शापल की संधि या ट्रिटी ऑफ ए ला शापल, ऑप्शन 2 ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी या पौंडीचेरी की संधि, ऑप्शन सी इज सालबाई की संधि या ट्रिटी ऑफ सालबाई, और ऑप्शन डी इज ट्रिटी ऑफ मैंगलोर या मंगलोर की संधि। जल्दी से बता दीजिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? विच विल बी द राइट आंसर? तो दोस्तों हम सब जानते हैं द राइट आंसर विल बी, अभी तक बिल्कुल बहुत कम लोग हैं जो उसका आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड देव, आपने बिल्कुल सही कहा, एला शापल, मनीष एला शापल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। वेरी वेरी गुड राघवेंद्र, एला शापल की संधि, बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल 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 सही जवाब आ रहे हैं। एला शापल की जो ट्रिटी थी उसी के तहत वापस कर दिया गया था, किसको? मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज, विच पोर्चुगीज गवर्नर प्रोहिबिटेड सती सिस्टम इन इंडिया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? विच पोर्चुगीज गवर्नर प्रोहिबिटेड सती सिस्टम इन इंडिया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? योर ऑप्शंस आर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन 2 इज अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी इज नीनो डी कूना एंड ऑप्शन डी इज
वास्को डी गामा। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। और देवी और सज्जनों, ये सवाल बिल्कुल है ना 1,60,000 रुपए के लिए पूछा गया है। फटाफट से इसका आंसर करें जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बिल्कुल सही जवाब देवी और सज्जनों। द राइट आंसर इज अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बिल्कुल सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी ने अपने शासनकाल में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3,20,000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। कंप्यूटर जी, 3,20,000 रुपए के लिए अगला सवाल पेश किया जाए। तो अगला सवाल है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थित है? वेयर इज फोर्ट विलियम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स? जल्दी से बताइए, जल्दी से। वेयर इज फोर्ट विलियम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कैलकाटा, ऑप्शन बी इज मद्रास, ऑप्शन सी इज बॉम्बे एंड ऑप्शन डी इज पौंडीचेरी। जल्दी से बताएं, व्हाट विल बी द राइट आंसर? बिल्कुल सही जवाब देवी और सज्जनों। 3,20,000 रुपए जीत चुके हैं आप। और यहाँ पर ज्यादातर सभी लोगों ने बिल्कुल, कोई सूरत भी आंसर कर रहा है। सूरत तो ऑप्शन में नहीं था मेरे भाई, आपने सूरत आंसर कैसे कर दिया? फोर्ट विलियम्स इज इन कैलकाटा, ये हम सब जानते हैं। और क्योंकि आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बढ़िया इस गेम को खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं और मजेदार तरीके से भी कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने बेहतरीन तरीके से अभी तक के सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, तो लीजिए आज का है ना बेहतरीन तोहफा और बेहतरीन है ना पेशकश हम आपके सामने पेश करते हैं। जी जल्दी से कंप्यूटर जी स्क्रीन पर कुछ लगाएं बच्चों के लिए। ये लीजिए दोस्तों, आज का सबसे बड़ा धमाका जो हम आपके लिए करने जा रहे हैं, करियरवेल एप्लीकेशन इजी टू लर्न लाइव जीतो कॉन्टेस्ट टू विन अ रियल कैश प्राइज। आप सोच रहे होंगे कि सर आज केबीसी के मूड में क्यों है, और बिल्कुल बच्चन साहब के स्टाइल में सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, और जो सवाल डिस्कशंस किए जा रहे हैं वो इस तरीके से क्यों किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, विन एवरी मंथ ₹1 लाख, आप 1 लाख रुपए हर महीने जीत सकते हैं। You just have to answer 20 questions and win ₹2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख सकते हैं। आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, और अगला और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। और ये कॉन्टेस्ट हर फ्राइडे आपको मिलेगा करियरवेल ऐप पर, और आप हर फ्राइडे जीत सकते हैं 20,000 रुपए। आप में से ज्यादातर लोगों को हमसे यही शिकायतें थी ना कि सर आप लोग लूट रहे हैं, है ना, बच्चों को, है ना, आप फ्री में पढ़ाइए। लीजिए, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने सोचा फ्री में पढ़ाने से बेटर है कि आप लोगों को तोहफे बांट दिए जाए, आप लोगों को प्राइजेस बांट दिए जाए, कैश प्राइज बांट दिया जाए। आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यू मस्ट हैव पेटीएम एक्टिवेटेड ऑन द रजिस्टर्ड नंबर। आपके रजिस्टर्ड नंबर पर बस पेटीएम एक्टिवेटेड होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। केवाईसी जिन लोगों ने पेटीएम की नहीं की है वो फटाफट से पेटीएम की केवाईसी करवा लें। और ये एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट सिर्फ दोस्तों आप ही लोगों के लिए है। और जिस तरीके से आज माहौल बना था, तो ये बेहतरीन समय था इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च करने का और इसकी घोषणा करने का। तो औपचारिक घोषणा मैंने आपके सामने कर दी है।
कि हर फ्राइडे को आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं। आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर आप जैसे जैसे सही क्वेश्चंस के आंसर करते चलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1,000 रुपये मिलते रहेंगे। बच्चन साहब की तरह मैं आपको 7 करोड़ नहीं दे सकता हूं, लेकिन हर फ्राइडे आप 20,000 रुपये जीत सकते हैं। और ये एक्सक्लूसिव, ये जो महान कॉन्टेस्ट हमने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इसके साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी करते रहेंगे, आपकी लर्निंग भी चलती रहेगी और साथ में आप कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे। इस पोस्टर को जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको आप आंधी तूफान की तरह, मलेरिया की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। हिंदुस्तान क्या, पूरे के पूरी दुनिया में फैला दीजिए और हर व्यक्ति तक ये कॉन्टेस्ट की खबर पहुंचनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी होगी आपके शहर में कि आप इस कॉन्टेस्ट के बारे में हर स्टूडेंट को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, ताकि वो भी इसमें खेल सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। हर क्वेश्चन के साथ 1,000 रुपये आपको कैश प्राइज दिया जाएगा, तुरंत आपके पेटीएम में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ 1,000 रुपये। आप हर फ्राइडे जीत सकते हैं 20,000 रुपये। तो क्योंकि आज क्वेश्चंस और आंसर्स का माहौल चल रहा था, तो मैंने सोचा लीजिए आपके लिए एक और नई सौगात लाई जाए। तो हेयर इज द कॉन्टेस्ट और आप इसमें जुड़िए। और जिन लोगों को लगता है कि आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए और इनाम भी जीतते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। फटाफट से मुझे कमेंट दिखाएं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम 18 के नहीं हुए हैं। जो 18 के हो गए हैं, अपने बड़े भाइयों को ज्वाइन करवाइए करियरविल, अपनी बड़ी बहनों को ज्वाइन करवाइए, पूरे के पूरे शहर को करियरविल से ढक दीजिए। जी हाँ, मेरे पास सबके कमेंट्स बिल्कुल लाइव आ रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो एक्सक्लूसिव ऑफर है, ये आप लोगों के लिए है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था भाग लेने के लिए आपको कुछ नहीं कर सकता है, बस आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं जरा बैटरी चेंज कर लेता हूँ। जी, मैं सबका नाम लेता हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी आ गया। कमेंट कब आएगा नंबर मेरा? अंशिका, नंबर आ गया आपका। मधुकर, अर्णव, देवांशु, राघवेंद्र, ओम, अनिल, सबके तो आ रहे हैं मेरे पास कमेंट्स। जी, बाकी सारी डिटेल्स आपको समझा दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सिर्फ ये अनाउंस किया है कि हम लाइव कॉन्टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं। और जितने भी आपने यहाँ पर करियरविल पर पैसे दिए हैं आज तक, जितने भी आपने यहाँ पर बैचेस खरीदने के लिए पैसे खर्च करे हैं, आप सारे के सारे वापस भुना सकते हैं, सारे के सारे पैसे वापस पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रियली में पैसे मिलेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको मेरी बात मजाक क्यों लग रही है? सूरज पटेल, ओम, देवांशु, सबके भाई मेरे पास सबके कमेंट्स आ रहे हैं, आप टेंशन ना लें। चलिए जी, क्विज स्टार्ट हो चुका है। ये फ्राइडे को
है ना, आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं, इसको खेल सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं, कैसे आपको एनरोल करना है, किस तरीके से, भाई क्योंकि आप करियर विल पे ऑलरेडी हैं, तो आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसे खेलना होगा। शालिनी, मैंने आपका कमेंट देख लिया है। लाइफ लाइन की सुविधा, सुमन जी चाहती हैं कि उन्हें लाइफ लाइन भी मिले। भाई अगर मैं आपको लाइफ लाइन दूंगा तो आप लाइफ लाइन में फोन अ फ्रेंड आप मुझे ही करेंगे, आप मुझे ही कॉल करके पूछेंगे, है ना, क्योंकि फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन के रूप में तो आप मेरा ही नंबर इस्तेमाल करेंगे, मुझे ही फोन करके पूछेंगे मेरे से। तो लाइफ लाइन की सुविधा इसमें नहीं होगी है, और जैसा भी होगा वो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, बैक टू द टॉपिक। अगला सवाल मैं पढ़ता हूं। तो बिल्कुल सही आपने बताया, अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम था वो कहां पर था? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबार में कब स्थापित की थी? और when was the Danish East India Company was established by the Danish people in India? So your options are: option A is 1616, option B is 1620, option C is 1630 and option D is 1628. जल्दी से बताएं कि जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में वो कब लगी थी? ऑप्शन ए 1616, ऑप्शन बी इज 1620, ऑप्शन सी 1630, ऑप्शन डी इज 1628. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आधे लोग कह रहे हैं 1616 और आधे लोग कह रहे हैं 1620। जी देखिए, डैनिश लोगों का 1616 में भारत में आगमन हुआ था, ये हम सब जानते हैं। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे उनकी पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार केरल में कब लगी थी? 1620 में। बिल्कुल, जिन लोगों ने 1620 आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल सही। अगला सवाल जो यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और बिहार पीसीएस बीपीएससी में भी पूछा गया है। 1616 इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज 1620, 1620। दोस्तों अगला सवाल सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति या नीली जल नीति लागू की थी? और विच पोर्चुगीज गवर्नर अप्लाइड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया? ऑप्शन ए इज कैस्ट्रो, ऑप्शन बी इज अल्बुकर्क, ऑप्शन सी इज अल्मीडा और ऑप्शन डी इज एंड्रासो या एंड्रासो बारबोसा। बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति को लागू किया था? क्रेस्टो, अल्बुकर्क, अल्मीडा या बारबोसा? बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप सभी लोग, देवी और सज्जनों, बहुत उम्दा, बहुत अद्भुत खेल का मुजाहरा करते हुए आप लोग। जी बिल्कुल सही बात है, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, अल्मीडा इज द राइट आंसर। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर बताइए, डीप पढ़ाइए, बताइए पीसीएस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि पीसीएस में भी क्वेश्चंस बहुत ही, है ना, आसान आसान आते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेंगे आप फटाफट से आंसर कर देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी की सारी चीजें। बिल्कुल सही, अल्मीडा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, अगला सवाल जो एक खतरनाक सवाल है, खतरनाक सवाल
लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। सवाल है, वांडीवाश के युद्ध में किसने किसको हराया, और हु डिफीटेड होम इन द बैटल ऑफ वांडीवाश जो हुआ था 1760 में। ऑप्शन ए इज फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिशर्स, ऑप्शन बी इज ब्रिटिशर्स डिफीटेड डच, ऑप्शन सी इज ब्रिटिशर डिफीटेड फ्रेंच, एंड ऑप्शन डी इज डच डिफीटेड ब्रिटिशर्स। ऑप्शन ए है फ्रेंच ने अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों ने डचों को हराया, अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया, या डचों ने अंग्रेजों को हराया। जी जल्दी से बताइए, किसने किसको हराया। बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है मुझे। एंड द राइट आंसर इज ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। बिल्कुल सही जवाब। वांडीवाश का युद्ध जो 1760 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित किया गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ज्यादातर संवाददाता इसको बिल्कुल सही आंसर करते हुए, अद्भुत देवियों सज्जनों, बिल्कुल सही जवाब आपका, आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सही आंसर है। किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है, ज्यादातर लोगों के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। जी नहीं, ब्रिटिशर्स ने डचेस को नहीं, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को। गुड्डू, सिग्मा, किशन, चित्रांशी, कविता, अमन, गौरव, अरविंद, तमल, रजत, अजीत, प्रियांशु, अर्णव, शुभांकर, तरुण, हरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला सवाल, दोस्तों अगला सवाल है कि बताइए, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, और फॉलोइंग ऑफ द विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज। ऑप्शन ए इज हार्वेस्टिंग ऑफ टोबैको, तंबाकू की खेती, ऑप्शन बी इज प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और द फाउंडेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ऑप्शन सी इज जलयान निर्माण और शिप बिल्डिंग, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से वो कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, पुर्तगालियों का या पोर्चुगीज का? भारत में तंबाकू की खेती, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत, और ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। वेल डन रोहित, सबसे पहले रोहित ने सही जवाब दिया है, ऑल ऑफ द अबव। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट गाइस, आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, जो सबसे पहले जवाब देगा उसी को मेरे साथ आकर हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। बेहद अद्भुत। जी हाँ, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी, क्योंकि हमने पढ़ा था बिल्कुल सही जवाब, ऑल ऑफ द अबव। अंकित मिश्रा, हरिओम, सोनू, प्रेम सागर, नितेश, शिवराम, संतोष, दीपक, दिवांशु, पुष्पेंद्र, सभी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। हेमराज कह रहे हैं कि केवल प्रिंटिंग प्रेस नहीं मेरे भाई, केवल प्रिंटिंग प्रेस नहीं, तंबाकू भी भारत में पुर्तगाली लेकर आए, प्रिंटिंग प्रेस भी भारत में पुर्तगाली लेकर आए, और फिर उसके बाद हम सब जानते हैं भारत में जहाज निर्माण भी किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने। तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन सही होंगे। राकेश, संतोष, पटेल, तमल, देवांशु, कौजी, अभी,
सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सभी हैं, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों ये रहा। जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का भी सवाल है, बीपीएससी में भी आ चुका है और हम सब जानते हैं ये यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। बताइए, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए इज अ ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ऑप्शन बी इज अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, option C is a company of private merchants of London, and option D is the governor and company of merchants of London trading to the East Indies. What will be the right answer? दोबारा से सुन लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए इज अ ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ऑप्शन बी इज अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ऑप्शन सी इज अ कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ लंदन, and option D is the governor and company of merchants of London trading into the East Indies. What will be the right answer? What will be the right answer? ज्यादातर लोग बी बता रहे हैं, कुछ कुछ लोग डी बता रहे हैं। कहने का मतलब, अगर 50-50 लाइफलाइन को यूज करेंगे तो दो ऑप्शंस हट जाएंगे, ए और सी। चलिए, हमने ए और सी हटा दिया है, ऑप्शंस बचे हैं बी और डी। क्या ऑप्शन होगा इसका? दोबारा से ऑप्शंस बता देता हूं मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है। ऑप्शन ए इज अ ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, ऑप्शन बी इज अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ऑप्शन सी इज अ कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट्स ऑफ लंदन, एंड ऑप्शन डी इज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। बिल्कुल सही किरण, बिल्कुल सही जवाब है, गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर है फोर्थ या डी, बिल्कुल सही जवाब है। और आप देख सकते हैं कि हमने ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की हैं अपनी क्लासेस में, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ही उन सब का आंसर्स कर रहे हैं, मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल सही जवाब आपका। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? और हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर हु अराइव्ड इन इंडिया? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज और द फर्स्ट ब्रिटिशर हु अराइव्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए इज जॉन मिल्डे नहाल, ऑप्शन बी इज कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी इज थॉमस रो, एंड ऑप्शन डी इज रॉल्फ फिंच। बताइए, इनमें से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? बिल्कुल सही, चंदन, तरुण, नवेद, कौजी, राकेश, तमल, चंदन, उज्जवल, सभी लोगों का सही जवाब है। बिल्कुल, आंसर इज द फर्स्ट। जॉन मिल्डेनहाल इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ब्रिटिशर हु अराइव्ड इन इंडिया। यही था भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज।
दोस्तों अगला सवाल, फर्स्ट यूरोपियंस हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड विद इंडिया वर डचेस, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और पोर्चुगीज। भारत से व्यापार स्थापित करने वाले सबसे पहले यूरोपी कौन कहलाते हैं? ऑप्शंस आर डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और पोर्चुगीज। सूरज आपका बिल्कुल कमेंट आ रहा है, यहां पर आपका कमेंट बिल्कुल आ रहा है, आप बिल्कुल मायूस ना हो। बिल्कुल सही, सबसे पहले जवाब दिया है संतोष ने। डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है डी। पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में अपना व्यापार स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। दोस्तों अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? और वेयर द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए इज पुणे, ऑप्शन बी इज गोवा, ऑप्शन सी इज पौंडीचेरी एंड ऑप्शन डी इज सूरत। जल्दी से बताइए कौन देता है सबसे पहले आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? सबसे पहली एस्टेब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी पहली, वो कहां पर लगी? पुणे, बी गोवा, सी पौंडीचेरी, डी सूरत। बिल्कुल सही जवाब श्याम जी का सबसे पहला सही आंसर आया है, सूरत इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर लगी है? सूरत में लगी है। आपको ए बी सी डी करके आंसर नहीं करना है, आप नाम लिखकर भेजें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर ऑप्शन ज्यादा लंबा है तो आप ए बी सी डी भेज सकते हैं। जो सबसे पहले आंसर करेगा और सही आंसर करेगा, मैं उसी का नाम लूंगा और उसी के बारे में बात करूंगा और उसी को बताऊंगा। दोस्तों अगला सवाल थोड़ा सा जटिल हो सकता है। Who were the first Indians who protested the arrival of Britishers in India? निम्न में से किन्होंने भारत में अंग्रेजों के आने का सर्वाधिक विरोध किया था? दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन। Who were the first Indians who protested the arrival of Britishers in India? किन्होंने भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के आने का विरोध किया था? योर ऑप्शंस आर ए मराठास, बी मुगल्स, सी राजपूत एंड डी सिख। ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत और डी सिख। जल्दी से आंसर बताएं, व्हाट विल बी द राइट आंसर? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? ये ऑप्शंस हैं आपके पास, अरेबियंस ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा है कि किन भारतीयों ने, अरेबियंस तो भारतीय। बिल्कुल सही जवाब चंदन, चंदन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मराठा। वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों के भारत में आने का विरोध किया था। राइट आंसर इज मराठास। दोस्तों अगला सवाल बिहार पीसीएस बीपीएससी का सवाल आपके सामने पेश किया जाता है। बताइए डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की थी? और वेयर डिड द डचेस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? ऑप्शंस ए मुसलीपट्टनम, बी अहमदाबाद, सी सूरत और डी बॉम्बे। ए मुसलीपट्टनम, बी अहमदाबाद, सी सूरत एंड डी बॉम्बे। जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जो सबसे पहले आंसर करेगा फटाफट से उसका नाम लिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब अमरजीत,
इस बार अमरजीत ने सबसे पहले आंसर किया है और हम सब जानते हैं मुसलीपट्टनम में ही डचों की सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगली चीज, क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, फटाफट से बताइए। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स इन मुगल एम्पायर? मुगल काल में भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार क्या था? विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स इन मुगल एम्पायर? मुगल भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार क्या था? ऑप्शन ए इज कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र, ऑप्शन बी इज नील या इंडिगो, ऑप्शन सी इज अफीम एंड ऑप्शन डी इज टी, चाय। जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है नील, तीसरा ऑप्शन है अफीम और चौथा ऑप्शन है चाय। सबसे पहले सही आंसर देने वाले हैं सोनू। सोनू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सोनू का कहना है कि सूती वस्त्र या कॉटन टेक्सटाइल। द राइट आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल। ध्यान रखें, कॉटन टेक्सटाइल इज द राइट आंसर। और इसके और भी कुछ कुछ लोगों ने आंसर सही किए हैं। मंजू ने आंसर सही किया है। ओके, यहां पर लिखा हुआ है ओके। ओके ने सही आंसर किया है। और कोई मेरा दोस्त जो आंसर करना चाहे? कॉटन टेक्सटाइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। दोस्तों अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था और व्हेन डिड पोर्चुगीज कॉन्कर्ड गोवा? ऑप्शन ए इज 1500, ऑप्शन बी इज 1508, ऑप्शन सी इज 1510 एंड ऑप्शन डी इज 1512। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1508, ऑप्शन सी 1510 एंड ऑप्शन डी इज 1512। मैं स्क्रीन से इसलिए हट गया हूं, है ना, क्योंकि मुझे अपने टैबलेट से आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं। भाई मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस याद तो है नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्वेश्चंस तो मेरे को याद हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस याद नहीं होते हैं, इसीलिए मेरे को, है ना, टैबलेट से देख देख कर आपको ये सब बोलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अंकित ने सबसे से पहले आंसर किया है, 1510 इज द राइट आंसर। अगला सवाल ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है कि बताइए भारत में किस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू हुआ था? और आफ्टर विनिंग विच बैटल द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिशर्स वाज स्टार्टेड? ऑप्शन वन इज बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी इज बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी इज बैटल ऑफ वांडी वॉश या वांडी वॉश का युद्ध, या फिर ऑप्शन डी इज बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध। जल्दी से बताइए, भारत में अंग्रेजों का जो डोमिनेंस था वो किस युद्ध के बाद शुरू हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडी वॉश या बैटल ऑफ बेदरा? जल्दी से। यहां पर अगर किसी का नाम नहीं लिया जाता
ठीक है ना। तो भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कमेंट मेरे पास सबके आते हैं, कई सौ की संख्या में, हजारों की संख्या में, लेकिन मैं सबके नाम कैसे लूं। सबसे पहले सही आंसर किया है अभिषेक ने। बैटल ऑफ प्लासी, जो है प्लासी का युद्ध, हम सब जानते हैं 1757 में, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में डोमिनेंस शुरू हुआ, किसका, ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। दोस्तों अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, जल्दी से बताइए, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया और बिटवीन होम कर्नाटका बैटल्स वर फॉट। सबसे पहला ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन बी इज अंग्रेज और डच, ऑप्शन सी इज अंग्रेज और मराठास, और ऑप्शन डी इज हैदर अली एंड मराठास। फटाफट से बताएं व्हाट विल बी द राइट आंसर। कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ब्रिटिशर्स एंड डच, ब्रिटिशर्स एंड मराठास, एंड हैदर अली एंड मराठास। क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया है, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के, अंग्रेज और डचों के, अंग्रेज और मराठाओं के, या हैदर अली और मराठाओं के, जल्दी बताएं। इसका आंसर, अचंभे की बात है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो दोस्तों कोई यहां पर नहीं है दावेदार, इसीलिए द राइट आंसर इज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया कर्नाटक युद्ध, जो हम सब जानते हैं। अगला सवाल बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट हु अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1615 was Father Harris. Option A, option B is Barbosa, option C is Sir Thomas Roe, and option D is मोनियार विलियम्स। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, वो कौन था। ऑप्शन ए इज फादर हेरास, ऑप्शन बी इज बारबोसा, ऑप्शन सी इज सर टॉमस रो, एंड ऑप्शन डी इज मोनियार विलियम्स। जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर जहांगीर के दरबार में आने वाला कौन था। धन्यवाद।
यहाँ पर कुछ आपके कमेंट्स के लिए टेक्निकल इश्यू हो रहा है, आपके कमेंट्स मुझ तक लेट पहुँच रहे हैं, तो बस 1 मिनट और वेट कीजिए, मैं अभी मिलता हूँ आपसे। आप लोगों के कमेंट्स ना मेरे पास आने बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी फॉल्ट चल रही है। तो क्वेश्चन आंसर के इस डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि कल जो भी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वो कल आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए जाएं, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑप्शंस भी आपके स्क्रीन पर होंगे कम, और क्वेश्चंस भी। बाकी जितने भी है ना, जो मैंने आपको कॉन्टेस्ट वाली बात बताई है, वो जो कॉन्टेस्ट वाली चीज़ है वो फ्राइडे को से शुरू हो जाएगी, और उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। अभी क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए है ना हम लोग और ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को हम कल जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।